नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रकाश। जैसा कि आपसे वादा था, हर रोज होता है कि हम कोशिश करते हैं कि रात के 9 बजे के लाइव के कार्यक्रम में आपसे सीधे जुड़े। कल प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद जो उन्होंने देश को संबोधित किया था कोरोना काल में, उसके बाद हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, हमने बातें की थी। बात इस बात पर हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को क्या दिया है, उनकी घोषणाओं से मुल्क को क्या मिला है, कोरोना मरीजों को क्या लाभ हुआ है। अब आइए हम आज बात करेंगे ऑक्सीजन की कमी पर। यह जरूरी है बातचीत, क्योंकि पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरे देश भर से सवाल उठ रहे हैं। इसलिए आज का हमारा सवाल है कि ऑक्सीजन की कमी के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है, कौन सरकार है, कौन वह भूत है, कौन वह शैतान है जिसकी वजह से हमारा देश आज पिछले सप्ताह भर से ऑक्सीजन की कमी को झेल रहा है। कल जब प्रधानमंत्री आप सबको यानी 125 करोड़ देशवासियों को एक साथ संबोधित कर रहे थे, तो आप याद कीजिएगा कि उन्होंने कल क्या कहा कि ऑक्सीजन का हम इंतजाम कर रहे हैं। कल उन्होंने यह बात तब कही ऑक्सीजन के इंतजाम की जब पिछले सप्ताह भर से कल तक 2 लाख से ज्यादा केस आने लगे थे, 1500 से ज्यादा लोग मरने लगे थे। तब हमारे महामहिम प्रधानमंत्री ने कल कहा कि अभी हम ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल बहुत मौजू भी है, बहुत वाजिब भी है और बहुत जरूरी भी कि आखिरकार ऑक्सीजन की कमी के लिए कौन सरकार जिम्मेदार है, किसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। सबसे पहले यह जान लिया जाए कि ऑक्सीजन की कितनी खपत मेडिकल में होती है और कितनी खपत इंडस्ट्रियल होती है। मात्र 10% ऑक्सीजन की जो खपत होती है वह मेडिकल में होती है, बाकी 90% खपत औद्योगिक समूहों में, औद्योगिक जगहों पर होती है। अब आपका यह सवाल बनता है कि अगर 90% औद्योगिक जगहों पर दी जाती है तो क्या हम ऑक्सीजन का उत्पादन करके इकट्ठा नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि ऑक्सीजन को बहुत लंबे समय तक आप इकट्ठा करके नहीं रख सकते हैं। आप उसको उत्पादित करते हैं, उसके बाद उसको रिसाइकिल करते हैं, यानी उसकी खपत करते हैं, तभी जाकर वह संभव है। ऐसे में सवाल यह है कि एकाएक ये जो इतनी बड़ी संख्या में रोगी आने लगे हैं, क्या इनके लिए ऑक्सीजन का जुटा पाना या ऑक्सीजन दे पाना सरकारों के लिए संभव नहीं था? तो उसका जवाब यह है कि जो बात पिछले 2 दिन पहले की गई कि उद्योगों को दिया जाने वाला सिलेंडर अब मेडिकल को दिया जाने लगा है, वह काम 1 हफ्ते पहले भी तो प्रधानमंत्री कर सकते थे। आप यह जान लें कि ऑक्सीजनों के सिलेंडरों की जिम्मेदारी की जो ताकत है वह केंद्र के पास है। जैसे आज का उदाहरण समझ लें, कुल 350 मीट्रिक टन के आसपास दिल्ली की खपत थी, लेकिन आज शाम को केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि इसको बढ़ाकर करीब 4.5 मीट्रिक टन कर दिया जाए, तो वो हो गया। वह किसके आदेश से हुआ? तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार के आदेश से हुआ है। ऐसे में बहुत साफ है कि ऑक्सीजन पर का जो वितरण का अधिकार है वह केंद्र के पास है। तो जाहिर तौर पर जो बात 2 दिन पहले कही गई कि ऑक्सीजन के उत्पादन को और ऑक्सीजन के वितरण को जो उद्योगों को दिया जाता है उसमें से कटौती की जाए और कटौती करके वह अस्पतालों को दिया जाए, यह बात प्रधानमंत्री 4 दिन नहीं बल्कि 15 दिन पहले भी तो कह सकते थे, या वह इंतजार में थे कि जब 2.5 लाख केस इस देश में आने लगेंगे और जब 1500 से ज्यादा लोग मरने लगेंगे और जो देश में हाहाकार मच जाएगा, तब जाके वह अपने सुवचन बोलेंगे या अपनी बात कहेंगे। या फिर वह चुनाव में इतने व्यस्त थे, उनको नहीं लगा कि ऑक्सीजन की बात कहां की जानी चाहिए। अब जरा हालात देखिए। हम ये बात आपको इसलिए विस्तार से बताना चाहते हैं कि क्योंकि टीवी चैनल आपको आज दिन से लगातार नासिक को दिखा रहे होंगे। जाहिर तौर पर नासिक में जो हुआ उसके लिए वहां की राज्य सरकार, वहां का प्रबंधन जिम्मेदार है। 22 लोगों की जो मौत हुई वो अक्षम्य है, लेकिन सवाल यह है कि दूसरे राज्यों की स्थितियों को छुपाने के लिए महाराष्ट्र की स्थिति को आप ऊपर कर देंगे। इससे महाराष्ट्र के लोगों का भी भला नहीं होगा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या फिर दूसरे बिहार राज्यों में जो बुरी स्थिति है इलाज की, उससे इलाज नहीं होने लगेगा। मीडिया की जो यह भूमिका है बड़ी ही अजीबोगरीब है।
मीडिया की हम चर्चा करें उससे पहले आपको आज की संख्या बता दें कि 2,95,041 एक्टिव केस हैं भारत में। 2000 से अधिक यानी 2023 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल देश में इस समय करीब करीब 22 लाख एक्टिव केस हैं, 21,57,000। देश बहुत मुश्किल दौर में है, बावजूद हमारे यहां ऑक्सीजन का संकट है। ऑक्सीजन के संकट के लिए मीडिया चैनल आप देख रहे होंगे आजकल कालाबाजारी पर कुछ स्टोरी कर रहे हैं। वह जाते हैं, कहते हैं 100 रुपए का सिलेंडर 500 में मिलता है, इतने का मिलता है। यह बात वाजिब है, लेकिन क्या इसके साथ साथ यह सवाल नहीं उठाना जाना चाहिए कि देश में आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसकी वजह से देश में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? क्या कोई राज्य सरकार जिम्मेदार है या केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है? और अगर केंद्र की मोदी सरकार ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार है, उसके वितरण के लिए वह जिम्मेदार है, तो सवाल भी मोदी पर ही उठाया जाना चाहिए। लेकिन क्या आप कोई भी चैनल देख लें, कोई भी चैनल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की नाकामियों के बारे में बात नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी अगर दिल्ली में, आप खुदा न खास्ता अगर मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज अगर हाईकोर्ट में आज नहीं गया होता तो हो सकता है दिल्ली में आज लाशें बिछ गई होती, क्योंकि केंद्र बढ़ाने को तैयार नहीं था। इधर हरियाणा ने गैस की डिलीवरी दिल्ली को रोक दी थी। ऐसे में सवाल यह है कि अगर सियासत इस तरह से होगी, जब लोगों की जान पर बनाएगी, जब अदालत में मैक्स हॉस्पिटल गया है तब जाके केंद्र की सरकार ने कोटा बढ़ाया है दिल्ली का और सिलेंडर की कमी को पूरा किया है। अब जरा सोचिए कि राजनीति कहां हो रही है और किस स्तर पर हो रही है। राजनीति लाशों की बिसात पर हो रही है, आपके जान पर हो रही है, आपकी जिंदगी पर हो रही है, और वह सिर्फ इसलिए हो रही है जिससे कि वो बता सकें कि दिल्ली की सरकार नाकाबिल है, महाराष्ट्र की सरकार नाकाबिल है। लेकिन हमारी मीडिया में बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के हालात इतने बुरे हैं। कल हमने आपको बताया था कि वहां जांच मुश्किल हो रही है, जांच नहीं होने दिया जा रहा है। लाशों की गिनती आप देख लीजिए, स्थिति ऐसी है कि जो अस्थि कलश रखने की जगहें स्मशानों में नहीं मिल रही हैं। वहां एक आलमेरे टाइप बना रहता है, अलमीरा जैसा, उसमें अस्थि कलश रहते हैं, उनकी जगहें कई स्मशानों पर नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में अगर ऑक्सीजन हमारे देश में नहीं मिल रहा है तो आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सवाल यह है कि मीडिया की इन तुकबंदियों से काम चल जाएगा कि अस्पताल ही वेंटिलेटर पर, सांसों पर संकट? यह आपको सुनने में जरूर रोमांचित करते होंगे ये शब्द, लेकिन गंभीरता यह है कि अगर आज संकट हुआ है ऑक्सीजन का इस देश में, तो उसके लिए मोदी सरकार की वह निर्णय जिम्मेदार है, जिसको कि 15 दिन पहले अगर इस निर्णय को ले लिया गया होता तो ये जो त्राही मची हुई है, जो कालाबाजारी हो रही है, यह नहीं होती। तो कालाबाजारी जो हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कालाबाजारी का सीधा लॉजिक होता है कि अगर जरूरत ज्यादा है और उत्पादन कम है तो कालाबाजारी होती है। तो उत्पादन तो था ही हमारे पास 90% ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वह उद्योगों में जाते हैं। अगर उनको ये 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए कम कर दिया जाता, उनका 10-20% इधर अगर शिफ्ट कर दिया जाता तो ये कालाबाजारी नहीं होती। लेकिन कालाबाजारी हुई, लोगों की जान गई, लोग मर गए। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। उस राज्य में एक सिलेंडर की कंपनी नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि अगर इस मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला इस देश का राज्य है, वहां एक ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है, उस पर सवाल उठना भी चाहिए। और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन क्यों नहीं है? क्योंकि समय रहते अगर मोदी ने 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन पहले अगर प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि ये स्थिति आज नहीं आई है, पिछले 15 दिन से स्थिति सीवियर हो गई है। हर तरफ लॉकडाउन जैसी स्थितियां बनने लगी थी, हर तरफ अस्पताल भरने लगे थे, टीवी चैनलों पर बैठ के एक्सपर्ट कहने लगे थे कि आने वाले 20-25 अप्रैल तक यह संख्या 5 लाख तक पहुंच सकती है। तो क्या ये जो भड़भड़ाते हुए टीवी चैनलों पर एक्सपर्ट बैठते हैं या सिर्फ आपको कहने के लिए बैठते हैं? इन बातों पर मोदी सरकार और उनका मंत्रिमंडल गौर नहीं करता। दूसरी बात कि अगर कालाबाजारी अगर रेमडेसिविर की हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है, तो जिम्मेदार कौन है? पुलिस किसके पास है? थाना किसके पास है? आईबी किसके पास है? ईडी किसके पास है?
यह सब कुछ तो महामहिम के पास है। तो अगर यह सब कुछ महामहिम के पास है तो आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या ईडी सिर्फ विरोधियों के पीछे लगाने के लिए है? सिर्फ ईडी उन पत्रकारों के पीछे लगाने के लिए है जो मोदी सरकार के खिलाफ बातें करते हैं? क्या ईडी इस काम में नहीं आती? यहां कालाबाजारी के काम नहीं आती? इनकी आईबी सिर्फ आंदोलनों के पीछे पड़ने के लिए है, इन कालाबाजारियों के पीछे पड़ने के लिए नहीं है? सवाल यह है, ऐसे में अगर हम अपराध फिक्स नहीं करते हैं, दोष नहीं फिक्स करते हैं, तो कोई भी सरकार जवाबदेह नहीं होगी। अगर कालाबाजारी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार केंद्र की है, क्योंकि उन्होंने समय रहते जो औद्योगिक वितरण था ऑक्सीजन का उसे कम नहीं किया। रेमडेसिविर की हालत देखिए, रेमडेसिविर की हालत यह है कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कहते हैं कि हमारे पास 500 रेमडेसिविर है और हम सबको देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। यह जुबान कहां से आती है? कालाबाजारी किसको कहते हैं? क्या यह कालाबाजारी नहीं है? तो सवाल यह है कि जब इनके अपने ही इस हालत में हैं, तो कालाबाजारी रुके तो कैसे रुके? और सिर्फ भाषणबाजी से कैसे चीजें रुक सकती हैं बगैर जिम्मेदारी फिक्स की? और यह जिम्मेदारी फिक्स करना किसका काम है? मीडिया का। जाहिर तौर पर यह जिम्मेदारी जनता की ओर से मीडिया को ही दी गई है, लेकिन मीडिया अगर इस स्थिति पर उतर आए कि वह सरकार से सवाल करने के बजाय चुप्पी साध ले, क्या आपको नहीं लगता कि इस समय सबसे बड़ी बहस हल्ला बोल, प्राइम टाइम और तरह तरह के ये जो जुमलेबाजी के शब्द हैं, उनके यही वक्त हैं जब पहला सवाल सीधे केंद्र से पूछा जाए कि आखिरकार देश में ऑक्सीजन रहने के बावजूद लोग ऑक्सीजन की कमी से क्यों मर रहे हैं? दूसरी बड़ी बात आपको हम बताते चलें कि हमारे देश में हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं ऑक्सीजन के, या यूं समझें कि सबसे ज्यादा दुनिया भर में हम ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। 2019 और 20 में हमने 4502 यानी 4502 मीट्रिक टन 19 और 20 वर्ष 2019 और 2020 में हमने व्यापार किया। उसके बाद 2020 और 21 में 9300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का व्यापार किया गया। सवाल यह है कि इतना बड़ा व्यापार अगर किया जा, हमारे यहां निर्यात किया गया, हमने विदेशों में भेजा, तो इतना हमारे पास ऑक्सीजन था, हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं, वैसे देश में कैसे कम हो जाता है? सवाल यहां नहीं रुकता है, सवाल इससे आगे भी जाता है दोस्तों कि क्या ऑक्सीजन ला देने भर से काम हो जाएगा और बेड बना देने भर से? सवाल वहीं फिल करके आएगा कि जब सरकारों के पास वक्त था कि वह नए पैथोलॉजी सेंटर खोलते, नए अस्पताल खोलते, नए युवाओं को एमबीबीएस की डिग्रियां देते, बीएमएस की डिग्रियां देते, तब इन्होंने कोई कॉलेज नहीं खोले। जब इनके पास पिछले 7 सालों में वक्त है तो यह सिर्फ एक काम करते हैं, जितनी सरकारी चीजें उसको प्राइवेट कर देते हैं। बस एक काम करते, काम के तौर पर आप याद कर लीजिए। अन्यथा पिछले 7 सालों में इस देश में कितने नए मेडिकल कॉलेज बने? जो पिछली मनमोहन सरकार ने एम्स पास किया था वही एम्स बनते रहता है। नए अस्पताल नहीं बनेंगे, और खासकर कोविड के काल में जब हमारा देश इस बुरी स्थिति में है कि कोरोना महामारी से हम निपटने में पहले भी, पिछले साल भी अक्षम थे, इस साल भी अक्षम है। जब प्रधानमंत्री ने कल आपसे कहा कि हमारे पास लॉकडाउन करने की कोई वजह नहीं है, राज्य सरकारें लॉकडाउन कर लें, इसका मतलब बहुत साफ था कि पिछले साल का जो दाग है उसको और वो गहरा नहीं करना चाहते हैं, यानी वो अपनी दाग धुंधली रखना चाहते हैं। वह खुद अपने मुंह से अब नहीं कहना चाहते कि हम लॉकडाउन करेंगे, वह राज्यों को थोप दी। अब राज्य निपटें, राज्यों के पास ऑक्सीजन नहीं, आप निपटें, राज्यों के पास फंड नहीं तो आप निपटें, हम क्या जानते। और तारीफ करने के लिए, औद्योगिक समूहों की तारीफ करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी अवतरित हो जाते हैं। कल भी आपसे हमने कहा था फार्मा दोस्तों की तारीफ चल रही थी, लेकिन ये फार्मा दोस्तों की ही करामात है कि ऑक्सीजन का संकट पैदा हो रहा है। और ऑक्सीजन का जो संकट हुआ है उसके लिए 100 की 100% हमारी केंद्र सरकार की वह नीति व निर्णय जिम्मेदार है, जिसमें 15 दिन पहले यह निर्णय नहीं लिया गया कि औद्योगिक समूहों को दिया जाने वाला और औद्योगिक घरानों और कंपनियों को दिया जाने वाला सिलेंडर कम कर दिया जाए। आइए हम अगली बात पर चलते हैं, और अगली बात यह है कि हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन रोक दिया। इसका क्या तुक है? अनिल विज ने बाकायदा कहा, आतिशी मारलेना जो प्रवक्ता हैं और पार्टी की नेता भी हैं आम आदमी पार्टी की, उन्होंने आरोप लगाया है। ऐसे आरोप एक जगह से नहीं आ रहे, कई जगहों से आ रहे हैं। तो ये अलग एक राजनीति चल रही है कि हम ऑक्सीजन ही नहीं देंगे, तुम मरते रहो।
सवाल यह है कि इन स्थितियों से निपटेगा कौन, मतलब कैसे चीजें ठीक होंगी। यानी हर जगह डबल इंजन की सरकार चाहिए जहां कोई कुछ बोले नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के यहां ऑक्सीजन से कमी की मौतें सबसे ज्यादा हैं, बावजूद वह एक मुंह से बोलते नहीं हैं, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की कृपा से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, तो आखिर वो बोल कैसे सकते हैं? अपने आका के खिलाफ कौन बोलेगा? इसीलिए लोकतंत्र में डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारों की जगह सिंगल इंजन की सरकारें ठीक रहती हैं। वह स्वतंत्र होती हैं, केंद्र से एक फेडरल सिस्टम होता है कि एक संघीय प्रणाली से देश चलता है और एक दूसरे का मुंह भी नहीं ताकना पड़ता है। वह स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व में होती हैं और वह अपनी बात कहती है। लेकिन यहां स्थितियां दूसरी हैं। यहां स्थितियां दूसरी इस मायने में है कि हमारी सरकारें लगातार जो भी डबल, जैसे यूपी में, यूपी में जांच नहीं है, यूपी में अस्पताल नहीं है, यूपी में बेड नहीं है, यूपी में ऑक्सीजन के लिए घंटों घंटों की लाइन है। और ऑक्सीजन तो छोड़िए, जांच अगर आप उत्तर प्रदेश के जिस भी जगह में रहते हैं, खासकर लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, आपको 6 दिन से पहले जांच की रिपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर मिल रही हो तो जरा हमें आप कमेंट करके बता दीजिए। नहीं मिल रही है, हमारे पास ये जानकारी आ रही है। ऐसे में जिस राज्य में इतनी असुविधाएं हैं, उस राज्य का मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वह मोदी जी की दया से कुर्सी पर बैठा है। तो ऐसे में होता क्या है? ऐसे में होता यह है कि कुर्सियां तो मजबूत होती रहती हैं, लेकिन जनता और जनार्दन जिसको कहते हैं इस लोकतंत्र में, वह लगातार और लगातार कमजोर होती रहती है और इतनी कमजोर हो जाती है कि वह ऋणविहीन सी भी होने लगती है। और वही हालत हमारी इस देश में नेताओं ने कर डाली है। अपनी सरकारें इन्होंने मजबूत, बिहार में करीब 500 के करीब डॉक्टर, नर्स और कोरोना वॉरियर्स जिसको आप कहते हैं, वो पीड़ित है, बीमार है, लेकिन वहां से भी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है केंद्र के। सवाल यह है कि ये जो ट्रिपल और डबल इंजन की सरकारें हैं, इन्होंने मौतों के बाद, कोरोना मौतों के बाद भी चुप्पी साध ली है, क्योंकि यह सारी सरकारें प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार और उनके नायकत्व के बाद बनी हैं। ऐसे में एक भी मुख्यमंत्री इतनी ऋण वाला नहीं है जो ये कह सके माई बाप हमें ऑक्सीजन तो दे दो, माई बाप हमें दवा दे दो, हमारे यहां रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है वो दे दो। और सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछ ले कि हमारे पूनावाला साहब जो कोविड वैक्सीन का उत्पादन कर रहे हैं, वह किस खुशी में राज्यों को 400 में इंजेक्शन देंगे और प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र वाली सरकार को 150 रुपए में इंजेक्शन देंगे? इसका क्या जवाब है? कोई मुख्यमंत्री मुंह खोलकर पूछेगा कि यह रेट क्या है? 150 रुपए में प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र की जो सरकार है उसको कोवैक्सीन मिलेगा, 400 रुपए में राज्यों को मिलेगा, 600 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों को मिलेगा। तो क्या राज्य भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने ही राज्य हैं, संघीय प्रणाली है जिसका नेतृत्वकर्ता मोदी हैं? क्या उनके लिए खुद में ही यह एक ऐसा अवसर आ गया है कि राज्यों से भी वसूली हो जाए? यह सवाल मुख्यमंत्रियों की तरफ से आने चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी ऋण नहीं है। उन मुख्यमंत्रियों के इतनी ऋण नहीं है कि वो सवाल पूछ सकें कि ये रेट क्यों है। और ऐसे में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, रेमडेसिविर नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता, बेड को लेकर बड़ा ही गुणागणित चल रहा है, वो आइए जरा उस सच पर बात करते हैं। रोज छपता अखबारों में, घोषणाएं होती। आज यूपी में, आज हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कह दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में 2 गुने बेड की व्यवस्था कर दी। एक सवाल हमारी तरफ से आप सब तक, और आप सब भी जनता जनार्दन हैं, जरा योगी जी से पूछिए कि ये जो 2 गुने बेड कर दिए जाएंगे, उनके आप डॉक्टर कहां से लाएंगे? सवाल सुनिएगा, उनके डॉक्टर कहां से लाएंगे, उनकी नर्सें कहां से लाएंगे, उनके जांच केंद्र कहां से लाएंगे, उतनी सुविधाएं कहां से लाएंगे और एक्सपर्ट्स कहां से लाएंगे? क्या अगर बेड ही बनना होता तो आप यकीन मानिए कोरोना का सबसे बड़ा इलाज करता जानते हैं, टेंट हाउस वाले होते। अगर कोरोना का इलाज बेड बढ़ाने से हो जाता तो यकीन मानिए कि ये जो टेंट हाउस वाले नहीं होते हैं अपने, जो आपको शादी ब्याह में खाना पीना, साधु संतों का टेंट वेंट लगाते रहते हैं नेताओं की रैलियों की, वह सबसे बड़े इस देश के कोरोना इलाजकर्ता बन जाते। वो बड़े बड़े टेंट लगाते थे, साथ हुआ 3x6 की खटिया बिछा देते और जनता उस पर ठीक हो जाती। आखिर योगी जी, मोदी जी या दूसरी सरकारें किसको ठग रही हैं? किसको ठग रही हैं कि बेड बढ़ा देंगे और इलाज बढ़ जाएगा? अरे वेंटिलेटर नहीं होगा। आप वेंटिलेटर का सच सुनिए। वेंटिलेटरों की यह हालत है कि
जो पिछले साल वेंटिलेटर गए कोरोना काल में, उनका शिलान्यास नहीं हुआ, उनका लोकार्पण नहीं हुआ, उनका प्लास्टिक नहीं खुला है। और यह एक अस्पताल की बात नहीं है, यह उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक और मध्य प्रदेश तक की कहानी है कि अभी प्लास्टिक ही नहीं खुल पाया है वेंटिलेटर पर, और ये बेड बढ़ा देते हैं। बेड पर इलाज कौन करेगा? ये बड़े सवाल है, और इन बड़े सवालों को अगर आप सवाल के रूप में सरकार के सामने नहीं रखेंगे और मनोरंजन के सवाल करेंगे कि कालाबाजारी चल रही है ऑक्सीजन की, सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी का जो कारण है वह सड़क के चोर इसलिए हैं, दुकानदार इसलिए हैं कि सरकार ने कालाबाजारी की स्थिति आने दी, और वो यूं आने दी, जो आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर उद्योगों को दिया जाने वाला सिलेंडर अगर समय रहते सिर्फ 15 दिन पहले उनका 90% यूज होता है उद्योगों में, अगर उनका 10 से 20% भी मेडिकल में ट्रांसफर कर दिया गया होता तो यह स्थिति नहीं होती। लोग अपने घरों में ऑक्सीजन लगा के जिंदा रह जाते, लेकिन मरते नहीं। लेकिन ये हमारे देश में हुआ, और कल जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अभी हम व्यवस्था और इंतजाम में लगे पड़े हैं। तो शुक्र मनाइए दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसने आदेश दे दिया केंद्र सरकार को, और केंद्र ने उनको थोड़ी देर पहले ही ऑक्सीजन दे दिया है दिल्ली को, अन्यथा कितनी लाशें बिछती, कितने लोग मरने लगते, इसकी गिनती नहीं होती। और आइए कुछ चीजें दिखाते हैं हम आपको। जैसे गुड़गांव है, डबल इंजन की सरकार है, वहां की खबर है, आज सुबह की खबर है कि केवल वहां 1 वेंटिलेटर और 4 आईसीयू बेड बचे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरी सरकार है, जैसे राजस्थान की चूंकि डबल इंजन सरकार नहीं है, झारखंड डबल इंजन सरकार नहीं है, दिल्ली डबल इंजन सरकार नहीं है, तो कह रहे हैं अपनी कमियों को बता रहे हैं। लेकिन ये गुड़गांव भाई देश के सबसे उन्नत शहरों में से एक है, वहां 1 वेंटिलेटर और 4 आईसीयू केवल आज सुबह बचे हुए थे। जरा सोचिए कि खट्टर सरकार ने सवाल उठाया मोदी जी पर? नहीं उठाया ना, वो इसलिए कि उठा ही नहीं सकते, मोदी जी की कृपा से बने हुए मुख्यमंत्री हैं, आप मर जाइए। भाई जनता की कृपा से बनाए गए मुख्यमंत्री नहीं है, वह मोदी जी की कृपा से बनाए गए मुख्यमंत्री हैं, जिसको मोदी ने चुना वह मुख्यमंत्री बना। ऐसे में आपको अगर ये बातें राजनीतिक लगती हो तो माफ करिएगा, यह राजनीतिक बातें ही आपके जीवन का निर्धारण करती हैं। आपके जीवन में आईसीयू मिलेगा, आपके बीमार होने पर ऑक्सीजन मिलेगा, या आप यूं ही मर जाएंगे, इसका निर्णय आपकी राजनीति में बैठे हुए लोग ही करते हैं। यह बहुत जरूरी है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा था, और यहां बात मैं खत्म करूंगा, और वो ये है कि भोपाल की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की बहुत बुरी है। भले आपको खबर पहुंच रही हो, नहीं पहुंच रही हो, ये दिगर बात है, लेकिन एक बात जानिए कि मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी है। वहां लगातार ऑक्सीजन की कमी की स्थिति है, इलाज की सुविधाएं नहीं है। चूंकि बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का ट्राइबल भी है, तो वह भी एक खतरा है, और यह खतरा इस समय देश का सबसे बड़ा है, जो आपको मैं बताए देता हूं। कल भी चर्चा में कह रहा था, जब गुजरात की चर्चा कर रहा था, कि अगर इस देश में ट्राइबल बेल्ट में, ट्राइबल इलाकों में कोरोना महामारी और उसका संक्रमण बढ़ने लगा, तो यकीन मानिए कि हम लाशों को गिन नहीं पाएंगे। और देहातों में तो बढ़ रहा है, और जो आप शहरों से आश्चर्यचकित होते हैं, जैसे लखनऊ से आश्चर्यचकित हो गए, गाजियाबाद से, पटना से, बनारस से, वो भोपाल से या जयपुर से या मुंबई से, इसलिए कि वहां लाशें आई, छोटा सा इलाका था। देहातों में आप सब परिचित हैं कि श्मशान की कोई फिक्स जगह नहीं होती। देहाती इलाकों में हर आदमी अपने गांव में फूंक लेता है। हो सकता है वो सूचनाएं पत्रकारों तक न पहुंचे। दूसरा, हम कल बात करेंगे इस पर कि पत्रकारिता की क्या हालत है, खासकर कोरोना रिपोर्टिंग को लेकर। जो पत्रकारों से हमें फीड मिल रहा है, उस आधार पर बात करेंगे और बताएंगे कि ये जो लाशें गिरेंगी उन गांवों में और जो लोग जलाए जाएंगे, उनकी खबरें आप तक नहीं आ पाएंगी। तो ये सारी स्थितियों से उबरने और निपटने का कोई तीसरा जादुई तरीका नहीं है, बल्कि सरकारों से सवाल करना और जिम्मेदारी से उनसे बात करना जो कि जिम्मेदार हैं। अब आप राहुल गांधी के से सवाल पूछेंगे या माता सोनिया गांधी से सवाल पूछेंगे, फिर तो आप ऐसे ही जूझेंगे जैसे जूझ रहे हैं। सवाल आपको पूछना है मोदी से, योगी से, खट्टर से, शिवराज से, या बघेल से, या फिर गहलोत से, तो सवाल आप उन्हीं से पूछिए। तभी जाकर रास्ता निकलेगा और तभी जाकर आपकी राजनीति आपको सिलेंडर दे पाएगी।
यह जो बकवास होता है कि राजनीति करने का वक्त नहीं है, वो यही बकवास है कि आने वाले समय में हमारी राजनीति की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फिक्स ना करें, क्योंकि राजनीति की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फिक्स नहीं होगी तो इस देश में ऑक्सीजन का सिलेंडर तो छोड़िए, आपके दूध मुंहे बच्चे को दूध भी नहीं मिलेगा, और उसके लिए भी सरकार कह देगी कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। और कल आपको हमने पीपीपी मॉडल का एक उदाहरण दिया था, फिर आपको दे रहे हैं। पीपीपी मॉडल 2008 में जब प्रयोग करने शुरू हुआ अस्पतालों का, तो उसमें से पहला जो प्रयोग थे कुछ उसमें से कच्छ के जिला अस्पताल का है। कच्छ का जिला अस्पताल इस वक्त अडानी के पास है। वह अडानी को देकर मुख्यमंत्री 2008 में दिल्ली की तरफ बढ़ने की इच्छा की लेकर आए थे, और फिर वो दिल्ली अंततः 2014 में आ गए। तो 2008 में दिया गया पीपीपी मॉडल में अडानी को अस्पताल 350 बेड से आज तक 1000 बेड का नहीं हो पाया है, और जो कुछ भी विकास हुआ है उस अस्पताल में वो सरकार का दिया हुआ ही 150 करोड़ है, जिसके बदौलत उसका विकास हुआ है। ऐसे में अगर आप इस भ्रम में हैं, फिर आपको बता देता हूं कि अगर आप इस भ्रम में हैं कि आपका अस्पताल चूंकि सरकारी है इसलिए कुव्यवस्था है, ऐसे में मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहूंगा कि यकीन मानिए कि वह सरकारी है, इसीलिए आप उसकी अव्यवस्था भी देख पा रहे हैं। अन्यथा अगर सरकारी नहीं होगा तो आप वहां दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे पाएंगे। ऐसे में अगर अपनी जान बचानी है तो सरकारी तंत्र को मजबूत और जवाबदेह करना होगा, और सरकार हमारी एक तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 7 सालों में और कोई काम किया हो या न किया हो, लेकिन यकीन मानिए एक काम बड़ी ताकतपूर्वक, बड़ी दिल लगाकर तल्लीनता से की है। जो भी सरकारी संस्थान है सबको बेच देने का एक तरफा घोड़ा सवार कर दिया है, और अगर यह घोड़ा नहीं रुका तो ये लाशों की गिनती नहीं होगी। आपको हमने पिछले 2 दिन पहले एक बात और बताई थी कि पटना के 3 श्मशान गृहों को प्राइवेट किया जा रहा है। यानी एक गिनती वह होती है कि आप अस्पताल में अपने प्रियजन की मौत के बाद पैसा नहीं दे पाने के कारण लाश को बंधक बना लिया जाता है। अब इस सरकार में एक ऐतिहासिक दूसरा काम होने जा रहा है कि अब आपकी लाश भी अंतिम संस्कार के हवाले नहीं हो पाएगी, आपका मृतक नहीं हो पाएगा अगर आपकी जेब, आपके टेटुआ में पैसा नहीं होगा। तो धन्यवाद साथियों, आप सब जुड़े रहे, काफी सुना, आप अपनी राय दीजिएगा। और ये वीडियो फिर आगे चलकर अपलोड होता है जंजवार के YouTube पर। आप गूगल में जंजवार मीडिया लिखेंगे तो आ जाएगा, वहां आप हमसे जुड़िए। वहां और भी चीजों, और भी खबरों के साथ हम जंजवार मीडिया के नाम से YouTube पर होते हैं। आप देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हमारी कोशिश होती है 9 बजे के लाइव कार्यक्रम में विश्लेषण की, उस विश्लेषण की जिससे कि आपको थोड़ी बात समझ में आए, और खासकर ऐसे वक्त में मीडिया की असलियत को जानना बहुत जरूरी है। हम बार बार कहते हैं कि गोदी और विरोधी मीडिया दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह 2 अलग अलग नहीं हैं। सबके पास अपनी अपनी सरकारें हैं और सभी सरकारों का ठेका लेते हैं। यह मीडिया का काम इस समय सरकार बनाने का, ठेका लेने का हो गया है, और इसीलिए यह हालत है हमारी कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। कोई मीडिया छत्तीसगढ़ के सच को छुपाता है तो कोई मीडिया राजस्थान के सच को, कोई मीडिया बिहार को छुपाता है तो कोई यूपी को। ये जो आदत हो गई है और यह जो तबाही की बुनियाद है हमारी, इस पर जरूर बात होनी चाहिए। जैसे आज वो जो एक चैनलधारी है जो कि हमेशा नेशन वांट्स टू नो करता रहता है, वो इन दिनों आज जब कोरोना चल रहा है तो उनकी चिंता किसान आंदोलन पर है। उनकी पहली चिंता किसान आंदोलन पर है कि अगर यहां से किसान नहीं उठेंगे तो दिल्ली में बहुत फैल जाएगा। इसका जवाब सिर्फ एक है कि सबको अपनी जान प्यारी है। उस नेशन वांट्स टू नो वाले को अगर अपनी जान प्यारी है तो उन किसानों को भी अपनी जान प्यारी है। उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी लड़के अच्छी जगहों में नौकरियां करते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। ऐसे में वह उनकी वजह से कोरोना नहीं फैल रहा है। और सवाल वही वाजिब कि अगर चुनाव से नहीं कोरोना फैला तो उन बैठकों से कैसे? यानी कोरोना के प्रति जो अविश्वास लोगों में भरा है, उसकी पहली जिम्मेदारी तो इन चुनावी दलों की है जो कि इस समय लंबे लंबे ज्ञान झाड़ रहे हैं, उनसे बेहतर है। ऐसे में सवालों को सही जगह पर रखे रहना आज की पत्रकारिता की मुख्य जिम्मेदारी है, और हम उस जिम्मेदारी के साथ आपके साथ लगातार बने रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि सही सवालों के साथ और उचित विमर्श किया जाए जिससे कि चीजें समझ में आए। आप जरूर हमें बताइएगा कि हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप और क्या जानना चाहेंगे और क्या जानकारियां हैं, हमें आप मेल करके भी बता सकते हैं editorjanjwar@gmail.com या editor@janjwar.com पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।